एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। हम एक्चुअली प्रोसेस को कल डिस्कस कर रहे थे, तो हमने बहुत सारी प्रोसेस को डिस्कस किया। टुडे वी विल डिस्कस वन मोर प्रोसेस, दैट इज थर्मोडायनामिक रिवर्सिबल प्रोसेस। आप मेरे साथ साथ लिखो, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम पहले डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स हम किसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहेंगे? दिस इज आल्सो कॉल्ड क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। दिस प्रोसेस is also called quasi-static process. Quasi-static process. This process is also called quasi-static process. तो इसको डिस्कस करेंगे, इसके कुछ साइलेंट फीचर्स लिखेंगे। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सी फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई कंटेनर है, दिस इज कंटेनर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे आपको। ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द कंटेनर। एट द वॉल्यूम ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स इट्स V1। एट द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इट्स V1, इजंट इट? तो यहाँ से मेरा पिस्टन है ऊपर, यहाँ मैंने पिस्टन एक मेंटेन किया है। बाय पिस्टन वी मेंटेन एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे मेरा एक्सटर्नल प्रेशर P काम करता है, मैं इसको लिखूंगा P एक्सटर्नल। तो बता मुझे, गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो प्रेशर होता है दैट्स P इंटरनल, isn't it? P internal. तो दिस इज P एक्सटर्नल, दिस इज P इंटरनल। ये P इंटरनल कहाँ से है? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, isn't it? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रोसेस इन वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स टेक प्लेस करेगा, इन वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स, इन वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स, मतलब धीरे धीरे ये प्रोसेस काम करेगा। इन वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स मींस इनफाइनाइटेसिमल स्टेप्स, वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स में काम करेगा। तो क्या होगा बेसिकली, फॉर एग्जांपल यहाँ से एक्सपेंशन स्टार्ट होना हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे एक्सपेंशन हो गया तो ये जो हमारा पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, इजंट इट? ये जो पिस्टन है ये ऊपर चला जाएगा, ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर चला जाएगा, मतलब अंदर से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका इंटरनल प्रेशर है इट विल इंक्रीज बाय वेरी स्मॉल अमाउंट, और जो एक्सटर्नल प्रेशर है इट विल डिक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट। यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट प्रेशर का है लेट दैट इज dp, और यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट है लेट दैट इज dp। तो पहले हमारा जो इंटरनल प्रेशर था P इंटरनल, इट वाज इक्वल टू P एक्सटर्नल, इजंट इट? P internal was equal to P external means an equilibrium was established. हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, P internal was equal to P external, isn't it? तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जो ही एक्सपेंशन होने लगा इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस, वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स में टेक प्लेस होता है। तो व्हाट विल हैपन, ये जो P इंटरनल है, जो ही ये इसको धक्का मारेगा ऊपर, ये P इंटरनल आपका डिक्रीज हो जाएगा, मतलब सॉरी P इंटरनल इंक्रीज हो जाएगा, और P एक्सटर्नल बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल प्रेशर जब ये ऊपर चला जाएगा ये कम हो जाएगा। लेट ये जो P इंटरनल है इट इंक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट dP, P प्लस dP। तो मुझे बता P एक्सटर्नल क्या बनेगा, P एक्सटर्नल माइनस dP। तो अगेन एन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, isn't it? Again an equilibrium is established. So at every step, at each step of this process, equilibrium is established. Why? Because reaction, because this mechanism it takes place in very very small steps. तो हम कहेंगे जो थर्मोडायनामिक रिवर्सिबल प्रोसेस है इसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है at each and every step. So number first thing is equilibrium is maintained at each and every step, at each and every step. Why? Because it takes place in very very small steps, at each and every step, each and every step. Why? Because it takes place in very very small steps. I hope ये बात आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आए तो ऐसे समझो, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में यहाँ से मैं एक्सटर्नल प्रेशर मेंटेन करता हूँ, बिकॉज ऑफ दिस पिस्टन आई एम मेंटेनिंग P एक्सटर्नल प्रेशर, और अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर कुछ है दैट्स P इंटरनल। तो मैं इस रिएक्शन को, इस सिस्टम में जो भी मैं रिएक्शन करता हूँ, मतलब एक्सपेंशन करता हूँ, आई डू दैट रिएक्शन इन अ वेरी स्मॉल स्टेप। स्मॉल स्टेप मतलब मैं इसका एक्सपेंशन कर रहा हूँ, इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूँ। वंस द एक्सपेंशन टेक्स प्लेस तो इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो बिफोर एक्सपेंशन P इंटरनल वाज इक्वल टू P एक्सटर्नल, isn't it?
बट जो ही थोड़ा सा एक्सपेंशन हो गया, वेरी स्मॉल स्टेप में रिएक्शन हो गई, इसका प्रेशर थोड़ा सा अंदर से इंक्रीज हो गया, लेट दैट इंक्रीज इन प्रेशर इज पी डीपी, पी प्लस डीपी। तो दिस इज पी इंटरनल प्लस डीपी। तो अगर अंदर से प्रेशर इंक्रीज हो गया तभी जाके इसको धक्का लगेगा, ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा इन वेरी स्मॉल स्टेप। मतलब इस ये जो एक्सटर्नल प्रेशर था ये डिक्रीज हो जाएगा, पी माइनस डीपी, isn't it? Again equilibrium is established। तो यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम था। तो थर्मोडायनामिकल रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें आप कोई भी रिएक्शन करते हो एट वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स व्हिच आर कॉल्ड एज इनफिनिटेसिमल स्टेप्स, जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है एट ईच एंड एवरी स्टेप। पता मुझे ये बात क्लियर हुई? रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है? जहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है एट ईच एंड एवरी स्टेप। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हम इसके साइलेंट फीचर्स लिखेंगे। दिस इज हाउ द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। दिस इज हाउ रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वेरी स्मॉल स्टेप्स सो दैट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन था, स्मॉल चेंज हमने की, इक्विलिब्रियम स्टिल मेंटेन हुआ, फिर से चेंज करेंगे, पी इंटरनल प्लस डीपी प्लस अगेन वेरी स्मॉल अमाउंट डीपी, तो इसका डीपी से डिक्रीज हो जाएगा, पी एक्सटर्नल माइनस डीपी अगेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड। व्हाई? बिकॉज ये डीपी डीपी आपको कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल मत करो, फिर भी आप यहाँ से मतलब लॉजिकली सोचो, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। इजंट इट? इज दिस क्लियर? Equilibrium is maintained at each and every step. That process is called a reversible process. थर्मोडायनामिक्स में उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा एट ईच एंड एवरी स्टेप। हाँ, वेरी गुड। ईच एंड एवरी स्टेप इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप। आई होप आपने इसको नोट डाउन किया होगा। बस यहाँ पे एक पॉइंट आपको लिखना है, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस। नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस, इट्स एन आइडियल प्रोसेस। जो भी हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, इट्स एन आइडियल प्रोसेस। It's an ideal process. We can only think of this process. It's an ideal process. We can only think of this process because we know no process in the universe is 100% ideal, isn't it? So number third point, देखो, work done in expansion is maximum. W expansion, it's maximum. Work done in expansion of reversible process, it's maximum. Work done is maximum in expansion of this thermodynamic reversible process. System is in virtual equilibrium at each state. System is in virtual equilibrium at each state. ये जो हमने बात लिखी, system is in virtual equilibrium at each state. At each state. हर किसी स्टेट पे आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है। नंबर फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट इज पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटर्नल। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटर्नल प्लस माइनस डीपी। ये जो स्मॉल चेंज आप करते हो प्लस माइनस डीपी। वायर दिस प्रेशर दिस इज, वायर दिस पी एक्सटर्नल दिस इज वेरिएबल। बताओ मुझे, यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल था ये वेरी होता था, पहले आपका पी एक्सटर्नल यहाँ पे था, अब थोड़ा सा चेंज हो गया, मीन्स इट वेरीज, where your P external varies. So that's not important to write down. Is this clear? Thermodynamic reversible process के लिए ये चार बातें बहुत ही important है। These are four things which are very very important. एक बात हमने पहले ही लिखी, equilibrium is maintained at each and every step. तो उसके बाद डिस्कस करते हैं irreversible process को। irreversible process को डिस्कस करते हैं। Now what is an irreversible process? What is an irreversible process? एक और इम्पोर्टेंट बात, एक और इम्पोर्टेंट बात बताओ मुझे, यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स था, दिस इज एफ ड्राइविंग, ड्राइविंग फोर्स इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस फोर्स, अपोजिंग फोर्स, दिस इज अपोजिंग फोर्स। ये पिस्टन यहाँ से अपोजिंग फोर्स क्रिएट करता है, यहाँ से हम इसको ऊपर धक्का मारते हैं, दिस इज ड्राइविंग फोर्स। सो ड्राइविंग फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ द, your driving force is almost equal to that of opposing force। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पॉइंट नंबर 6, ड्राइविंग फोर्स एफ ड्राइविंग इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ अपोजिंग, जो इसको अपोज कर रहा है, दैट्स पिस्टन इज अपोजिंग द फोर्स, एफ अपोजिंग, पिस्टन इज अपोजिंग द फोर्स। देखो ये मेरा कंटेनर है, यहाँ से प्रेशर इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है मतलब इसको ऊपर धक्का लगता है, बट यहाँ पे आपका पिस्टन जो है that maintains the external pressure, वो इसको अपोज कर रहा है। so this is opposing force and this is driving force।
isn't it? It's almost equal. That's why हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करेंगे। व्हाट्स रिवर्सिबल प्रोसेस? जहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ चेंज को रिवर्स नहीं करेंगे। वी कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ, वी कैन नॉट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस। तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में मेरे पास ये कंटेनर है, इसमें कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं और इन्होंने वॉल्यूम कुछ ऑक्यूपाई किया है। लेट दिस वॉल्यूम इज V1, इजंट इट? तो यहाँ से अगर मैं एक्सपेंशन करूंगा, दिस वॉल्यूम विल इंक्रीज टू V2, दिस वॉल्यूम इंक्रीजेस टू V2। यहाँ पे हम मानते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन है दैट्स वेरी वेरी स्मॉल, P एक्सटर्नल इज वेरी वेरी स्मॉल, तब जाके आपका ये पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इजंट इट? तब जाके यहाँ से यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, मतलब P इंटरनल इज नॉट इक्वल टू P एक्सटर्नल। P एक्सटर्नल बहुत कम यहाँ पे है, P इंटरनल इज नॉट इक्वल टू P एक्सटर्नल। तो मैं क्या कहूंगा, ये जो मेरा ड्राइविंग फोर्स है इट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस अपोजिंग फोर्स। तो नंबर फर्स्ट इज F driving is greater than that of F opposing force. That's why the process is irreversible. F opposing force, F driving is greater than that of F opposing force. That's why this process is irreversible. That's why this process cannot take place in small steps. मतलब ये जो प्रोसेस है it takes place in finite steps, takes place in finite steps, takes place in finite steps, indefinite steps. It takes place in finite steps, takes place in definite steps. Number third, it takes place in short time. Short time है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस करनी है इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत टाइम लगता है रिवर्सिबल प्रोसेस को करने के लिए, बट इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हर स्टेज पे मेंटेन नहीं होता है, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ओनली इन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट्स। नंबर फोर्थ पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड only in final and initial states, only at initial and final state, at initial and final state। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रिवर्स थर्मोडायनामिक इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। जो भी हमारे नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं दे आर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जांपल्स आर ऑल नेचुरल प्रोसेसेस, all natural processes they are irreversible processes, this is very important। तो क्वेश्चन आ सकता है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर irreversible processes, all natural processes are reversible but they are irreversible। F driving is greater than that of F opposite, takes place in finite steps, equilibrium is maintained only at initial and final states। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर हुआ ये? पता मुझे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का, इरिवर्सिबल की जो कहानी है वो आपको समझ में आ गई ना? लेट मी नो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल आपको समझ में आ गया, बिकॉज इसके साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। हाँ, इसको नोट डाउन करो, वेरी गुड, इसको नोट डाउन करो। विल डिस्कस वर्क इन थर्मोडायनामिक्स। बेसिकली अब हमारी थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट होगी, लेकिन ये जो बेसिक पार्ट हमने पढ़ा दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, सब बच्चे बोलो ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। स्टेटमेंट सब याद रखते हैं, हो सकता है आपको 3 स्टेटमेंट्स आते होंगे, एक नहीं आएगा, फिर आप फंस जाओगे, इसलिए स्टेटमेंट बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन आएगा। नाउ लेट अस स्टडी वर्क एंड हीट। तो वर्क और हीट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट विल डिस्कस वर्क। तो वर्क को डिस्कस करेंगे। आई होप आपने इसको कॉपी किया होगा। बता मुझे ये आपने कॉपी किया? लेट मी नो यू हैव कॉपीड दिस। So if you have copied, write down done in the chat box, then we will proceed forward। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, विल डिस्कस वर्क एंड हीट। पहले हम वर्क को डिस्कस करेंगे। हाँ, वेरी गुड। पहले हम वर्क को डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में वर्क का क्या मतलब है, वर्क को डिस्कस करते हैं। तो अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे, वर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वी कैन से W is a product of force and displacement, isn't it? W is a product of force and displacement,
इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बस इसी कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। देखो मेरे पास कोई सिस्टम है, आई हैव अ सिस्टम। तो यहाँ से बात को समझना आप, बिकॉज यहीं से आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की समझ में आएगी। यहाँ पे मेरे पास कोई सिस्टम है, दिस इज सिस्टम फॉर मी, isn't it? I have made a closed system. तो यहाँ पे इस सिस्टम में मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सिस्टम। इस सिस्टम में मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इस सिस्टम में। दीज आर द गैस मॉलिक्यूल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सिस्टम। दैट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज ए। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ए लूंगा, isn't it? अब मैं यहाँ पे एक्सपेंशन करता हूँ, एक्सपेंशन करूंगा तो लेट दिस इज वॉल्यूम V1। यहाँ से अगर एक्सपेंशन करूंगा, मानो कि गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया फ्रॉम V1 टू V2, फ्रॉम V1 टू V2, दिस इज V2। तो यहाँ पे जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये लेंथ है। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, दैट से गैस मॉलिक्यूल जो थे इनको मैंने एक्सपेंड किया फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। तो बताओ मुझे V2 is greater than V1 or V1 is greater than V2? Since it's expansion, V2 is greater than V1, isn't it? V2 is greater than V1, isn't it? So this is the displacement। ये जो L है, this is displacement, it is displacement, clear? तो बताओ मुझे W is equal to F into displacement। what is displacement? It's L। अब मुझे बताओ व्हाट इज प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स बाय एरिया। क्या यहाँ से आप F को निकाल सकते हो? F इज इक्वल टू P इंटू E, इजंट इट? तो मैं लिखूंगा F के बदले P इंटू A इंटू L। नाउ टेल मी व्हाट्स A इंटू L इक्वल टू, व्हाट्स A इंटू L इक्वल टू, व्हाट्स एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू इट्स वॉल्यूम। तो व्हाट इज दिस वॉल्यूम? इट्स V2 माइनस V1। तो मैं लिखूंगा इट्स P del V। What is del V? It is change in volume, where del V is equal to V2 minus V1, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली वर्क इज इक्वल टू पी डेल वी। बट ये जो टर्म यहाँ पे आते हैं, दिस इज इन फिजिक्स। मतलब अगर आप फिजिक्स में वर्क देखोगे तो इट्स इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल वी, और यू कैन राइट पी इंटू V2 माइनस V1। बट अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में वर्क जो होता है, इट्स इक्वल टू माइनस पी, दिस इज पी एक्सटर्नल, एक्चुअली इस एक्सटर्नल प्रेशर के खिलाफ काम हो रहा है, माइनस पी, दिस इज पी into del V। This is the generalized form of work done in chemistry। ये बात यहाँ पे याद रखना है। केमिस्ट्री के लिए generalized form of work done is this, generalized form of work done। तो थर्मोडायनामिक्स में जब भी आप वर्क डन की बात करोगे इन केमिस्ट्री, इट इज माइनस पी डी वी, और यू कैन राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी। व्हाट इज डेल वी? इट्स V2 माइनस V1। तो दैट्स व्हाई साइन कन्वेंशन डिफर्स। यही वजह है कि साइन कन्वेंशन डिफर होता है इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, बट फिजिक्स पे पी डेल वी। तो केमिस्ट्री में अगेंस्ट दिस प्रेशर काम होता है, दैट्स व्हाई वी टेक नेगेटिव साइन। अगेंस्ट दिस पिस्टन का जो प्रेशर है यहाँ पे, अगेंस्ट इट काम हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है अगेंस्ट दिस प्रेशर ऑफ द पिस्टन P एक्सटर्नल। तो वी कैन राइट इट P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। So this is the generalized form। That's why in chemistry we have negative sign। That's why in chemistry we have negative sign। फिजिक्स में किसी और तरीके से डिफाइन करेंगे, वहां पे आपका P del V पॉजिटिव आएगा। That's why साइन कन्वेंशन डिफर। बताओ मुझे ये बात क्लियर हुई? तो आज के बाद याद रखना, जो भी केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक वर्क होती है, इट्स इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। बस ये एक बात आपको याद रखनी है। हाँ, ये एक बात आपको याद रखनी है। W is equal to minus P external into V2 minus V1। Why minus? Because we are doing the work against this external pressure, isn't it? This is the generalized form। यही से हम देखेंगे साइन कन्वेंशन ऑफ minus P external into V2 minus V1। नोट डाउन करो इसको जल्दी, minus P external into V2 minus V1। This is according to chemistry and this is according to physics। याद रखना, फिजिक्स में साइन कन्वेंशन चेंज होता है। इन फिजिक्स W is equal to P dV, but in chemistry it's equal to minus P del V। क्लियर? तो यहाँ तक बात क्लियर हुई? डिस्कस करेंगे इसको आगे। हो गया? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड।
तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे आपको याद रखना है कि वर्क डन इन केमिस्ट्री W इज इक्वल टू ऑलवेज इट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल, अरे यार, वर्क डन इन केमिस्ट्री इट्स ऑलवेज इक्वल टू P external into V2 minus V1 or del V. P external into del V. Or we can write W is equal to minus P external into V2 minus V1. So this is the generalized form of the work done. ये आपको याद रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्म याद रखनी है, तब जाके आपको साइन कन्वेंशन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब वहां पे आपके पॉजिटिव आंसर्स भी होंगे, नेगेटिव आंसर्स भी होंगे। ये इक्वेशन याद रखोगे तो आपका आंसर हमेशा क्लियर आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, एक होता है हमारा एक्सपेंशन और एक होगा हमारा कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब ये है कि मेरे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनका ओरिजिनल या इनिशियल वॉल्यूम जो था दैट्स V1, तो इनको मैंने एक्सपेंड किया, वंस आई एक्सपेंडेड देम, इसका वॉल्यूम जो है दैट इंक्रीज टू V2। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन, इजंट इट? तो बताओ मुझे, एक्सपेंशन में V2 ज्यादा है या V1 ज्यादा है? V2 ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल जो V1 है, V1 था इट इज 2 ml, और जो V2 है दिस इज 5 ml फॉर एग्जांपल। तो अगर इन वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पता चलेगा कि एक्सपेंशन का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो देखो, इन केस ऑफ दिस विल सी W एक्सपेंशन इज इक्वल माइनस P एक्सटर्नल इंटू V2 आपका बड़ा है, दैट्स 5 minus 2। तो 5 minus 2 is equal to 3 minus P external into 3। So 3 into minus that is negative। तो यहाँ पे जब भी expansion होगा W is equal to negative। So expansion work is always negative। Clear? Expansion work is always negative। हाँ, expansion work आपके पास negative आएगा। Expansion work is always negative। तो expansion कब होगा? बेसिकली जब ये सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग्स पे, जब ये सिस्टम काम करेगा, यहाँ पे आपका P एक्सटर्नल था, जब ये सिस्टम यहाँ से काम करेगा इसको ऊपर ले जाएगा, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो हम कहेंगे पॉइंट नंबर 1, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, by the system on the surroundings। So what is this? This is expansion। Work done by the system on the surroundings, this is expansion, and it is always equal to negative in case in chemistry। It's always equal to negative, isn't it? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट। Work done by the system on the system, by the system on the surroundings is always negative or positive। तो let us take the case number second। Let us take case number second। तो केस नंबर सेकंड में मेरे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, ऑरिजिनली इन्होंने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। लेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स इज दिस V2। I am compressing these gas molecules। Once I am compressing these gas molecules, तो यहाँ से मैं प्रेशर अप्लाई करता हूँ। बताओ मुझे क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स विल कंप्रेस, इनका वॉल्यूम बन जाएगा V1। तो दिस वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस इज द फाइनल वॉल्यूम। लेट अस से दिस इज V1 और ये हमारे पास V2। तो इन दिस केस V1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ V2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे V1 हमारा 5 ml था और V2 2 ml है। अब इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, P external minus P external into what is V2 equal to 2 minus 5। So this will become minus P external into minus 3। So this will come out to be positive। तो यहाँ पे आपका सराउंडिंग्स काम कर रहा है ऑन द सिस्टम, तो अगर कंप्रेशन होगा वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन इन केस ऑफ कंप्रेशन it is taken to be equal to positive because work is done by the surroundings on the system। Sorry, in this case work is done by the surroundings on the system। Clear? By the surroundings on the system। क्या ये बात क्लियर हुई? वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स क्या होता है? वर्क इज डन बाय द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग्स ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई कि एक्सपेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है? In this case work is done by the system on the surroundings, in this case work is done by the surroundings on the system। ये बात क्लियर हुई? हाँ, सब बच्चे बोलो ये बात क्लियर हुई। वर्क के दो फॉर्म्स आपको क्लियर हो गए।
Work done by the system on the surroundings and work done by the surroundings on the system. या on the system by the surroundings, जो भी आपका मन चाहे। इसको नोट डाउन करो, वेरी गुड। हाँ, इसको नोट डाउन करो, वेरी नाइस। इसको नोट डाउन करो। तो हमारे पास ये जनरल फॉर्म है, यहाँ से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। आप चेक कर सकते हो एक्सपेंशन हो रहा है, V2 ग्रेटर है, V2 ग्रेटर है, इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा। कंप्रेशन हो रहा है तो आपका V1 ग्रेटर है, V1 ग्रेटर है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। simple as it is, isn't it? It's as simple as it is. Is it clear? If it's clear तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, जब भी हमारे पास एक्सपेंशन होगा, इन केस ऑफ एक्सपेंशन V2 is greater than V1, isn't it? V2 is greater than V1 मतलब which implies that del V जो आपका है that's positive. अगर del V पॉजिटिव है तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू del V। ये टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, देयरफॉर वर्क डन इज नेगेटिव। सिमिलरली इन केस ऑफ कंप्रेशन, बस ये शॉर्ट फॉर्म है। दिस इज हाउ यू कैन राइट ए शॉर्ट नोट। V1 is greater than V2, which implies that ये जो हमारा del V है that is negative. Now how if del V is negative, work done will be equal to minus P external into negative del V. So negative into negative is equal to positive. Therefore in compression W is equal to positive. But this is how you have to make a short note. This is how you have to make a short note. Clear? Now let us discuss heat. Let us discuss heat. What is heat? Heat is a form of energy which arises as a result of temperature difference. It's a form of energy. It's a form of energy which arises as a result of temperature difference. Which arises as a result of temperature difference. But हमें किसकी बात करनी है? हमें साइन कन्वेंशन की बात करनी है। As a result of temperature difference. तो साइन कन्वेंशन की बात करनी है। बताओ मुझे, मेरे पास कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इन गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम V1 है। आई एम सप्लाइंग क्यों क्वांटिटीज ऑफ हीट, तो हीट में सिस्टम को देता हूं। बताओ मुझे इसका वैल्यू पॉजिटिव लिंक या नेगेटिव। हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, इसका वैल्यू क्या लेंगे? हीट गिवन टू द सिस्टम, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। वेरी गुड। सो हीट गिवन टू द सिस्टम, इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। क्यों गिवन टू द सिस्टम, क्यों गिवन टू द सिस्टम is taken to be positive. तो अगर सराउंडिंग से हम हीट देंगे सिस्टम को, इट्स टेकन टू बी पॉजिटिव। अगर आपका सिस्टम ही हीट देगा सराउंडिंग को, देन इट इज टेकन टू बी नेगेटिव। अंडर व्हाट कंडीशंस हीट विल बी नेगेटिव? व्हेन हीट इज गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग, बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग। व्हाई? एग्जांपल बताओ मुझे। एग्जाम्पल वही कप वाली, ये देखो मेरे पास एक कप है, तो इट्स अ हॉट कप ऑफ टी। ये बहुत ज्यादा हॉट है। तो अगर ये हॉट कप ऑफ टी विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये इस हीट को एक्सचेंज करेगा विद द सराउंडिंग्स एंड दिस विल बिकम कोल्ड। सिस्टम की जो हीट है वो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग्स। सो हीट गिवन बाय द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, इट इज टेकन टू बी नेगेटिव बिकॉज सिस्टम की हीट कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई वी टेक इट नेगेटिव। क्लियर? if it is clear, we'll see certain units, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बताओ मुझे, इज इट क्लियर? साइन कन्वेंशनल ज्यादा जरूरत याद रखने की नहीं है, बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो खुद ही आपको साइन कन्वेंशनल याद रखेंगे। isn't it? Now let us move forward. तो डिस्कस करेंगे कुछ यूनिट्स को। पहले हीट के यूनिट्स को इंटर रिलेट करेंगे। यूनिट्स ऑफ हीट,
तो देखो इसमें आपको याद रखना है 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, बताओ मुझे 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.184 जूल्स, इजंट इट? पहले ही हमने डिस्कस किया 1 कैलोरी, बिकॉज यूनिट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट है। जब आप थर्मोडायनामिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट कन्वर्जन इज इंपॉर्टेंट है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल्स, और you can approximately take it in the examination, you can take it 4.2 joules. दिस इज फर्स्ट यूनिट। तो सेकंड यूनिट की बात करेंगे, 1 लीटर एटीएम। 1 लीटर एटीएम, 1 लीटर एटीएम मतलब वर्क का यूनिट। वर्क इज इक्वल टू पी इंटू डेल वी। तो पी का यूनिट क्या है, माइनस पी डेल वी। पी का यूनिट क्या है, एटीएम। डेल वी का यूनिट क्या है, लीटर। तो लीटर एटीएम इसलिए मैंने लिखा दिस इज द यूनिट ऑफ वर्क, isn't it? This is the unit of work. Liter into ATM, it's equal to 101.3 joules. It's equal to 101.3 joules. हाँ, very good. It's equal to 101.3 joules. और अगर इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू दूंगा, इट्स इक्वल टू 24.206 कैलोरी। तो इसको अगर आप अर्ग्स में कन्वर्ट करोगे, इट्स इक्वल टू 101 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स। तो बस ये यूनिट आपको याद रखते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट यूनिट्स, बिकॉज यूनिट कन्वर्जन में आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये यूनिट्स आपको याद रखने हैं। यूनिट ऑफ वर्क दैट्स 1 लीटर एटीएम, इट्स इक्वल टू, अगर जूल्स में निकालेंगे 101.3, अगर कैलोरीज में निकालेंगे 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 24.206 कैलोरीज। अगर आपको 1 लीटर एटीएम दिया गया हो, आंसर निकालना है अर्ग में, इट्स इक्वल टू 101.3 इंटू 10⁻⁷ अर्ग्स, or you can take it 101 into 10⁻⁷. Clear? 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 यूनिट कन्वर्जन क्लियर है? यहाँ पे मैंने बताया कि अगर हमारे पास वर्क का यूनिट हमें निकालना है, सही यूनिट इट्स 1 लीटर एटीएम, लेकिन अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है इट्स 101.3 जूल। अगर कैलोरीज में कन्वर्ट करना है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 24.206 कैलोरीज। अगर आपको इसको अर्ग में कन्वर्ट करना है सो इट्स 101 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो इंटू 10⁻⁷। हाँ, वेरी गुड। तो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, लेट अस सी सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को देखेंगे। आउट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंट्रोपी, पीएच एंड ईएमएफ ऑफ सेल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। कल का लेक्चर है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दो, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। उसके बाद हीट और वर्क पे क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ वन, हाँ सब बच्चे आंसर दे दो। एक बार फिर चेक करो, जिसने आंसर दिया फोर्थ वन वो एक बार फिर चेक करेगा। अरे यार क्या बोलते हो, देखो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है, कल हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इजंट इट? बॉइलिंग पॉइंट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, उसके बाद हमने देखा था इंट्रोपी। व्हाट्स इंट्रोपी? इट्स अ स्टेट फंक्शन डेल एस। इंट्रोपी डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कल ही हमने देखा था इंट्रोपी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एस ऐसे रिप्रेजेंट करता है, इट्स एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। डेल एस इज चेंज इन एंट्रोपी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। पीएच का हमने कल ही बोला था, पीएच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ईएमएफ ऑफ सेल, ये भी मैंने कहा था, दिस इज इंपॉर्टेंट है, दिस इज अगेन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये तीन जो है दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट इज 1, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, इजंट इट? इस बात को हमने कल डिस्कस किया था भाई। बता मुझे किसने आंसर, सब बच्चों ने आंसर गलत दिया। अरे यार क्या करते हो आप, इसमें बताना है आपको वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। हाँ, बाकी बच्चे कहाँ हैं? Work does not depend upon path followed, that's adiabatic process.
इन adiabatic process work does not depend upon path followed. ये बात मैंने लिखा ही थी का, work does not depend upon path followed in adiabatic process. हमारा वर्क क्या होता है? It depends upon the path followed, but only one process is there in which it does not depend upon path followed. That's adiabatic process. That's why this is a very, very good question, because we know that work is a path function, but in adiabatic process it does not depend upon path followed. तो देखो हाउ, अगर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे हाउ, वी नो दैट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स du is equal to dq plus dw, isn't it? Plus minus pdv, isn't it? For adiabatic process which is equal to zero. adiabatic process के लिए क्या जीरो है? adiabatic process के लिए क्या जीरो है? What is zero for adiabatic process? dq is equal to zero. अगर dq zero है then du is equal to pdv. What is this pdv? It is work done. So work done is equal to internal energy. Internal energy is not dependent on path function. Internal energy is a state function. That's why work done in case of adiabatic process is a state function. इसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बताओ मुझे, ये क्वेश्चन किस कहाँ से एक्सप्लेनेशन देखी? देखो मैंने कहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन की। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। dt इज इक्वल टू जीरो। अरे यार क्या, d इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पी एक्सटर्नल इंटू वी, d इज इक्वल टू एन सी डी टी। अरे ये इक्वेशन अभी नहीं बताऊंगा ना इनको। अब ये इक्वेशन कहाँ अभी बताऊंगा इनको? अभी ये थर्मोडायनामिक्स में नहीं है ना, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी थर्मोडायनामिक्स पहली बार लिया है, तो धीरे धीरे उनको ये इक्वेशन समझ में आएगी। डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। पता मुझे ये एक्सप्लेनेशन क्या आपको समझ में आ गई? और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इस इक्वेशन को कल डिस्कस करेंगे। डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस पी डी वी। For a diabatic process, this is equal to zero. Therefore, work done is equal to change in internal energy. Internal energy जो आपकी है, that's a state function. That's why your work done in a diabatic process, it's not path function. It's independent upon path. It's a state function. बताओ मुझे क्लियर हुआ? हाँ अब बताओ मुझे क्लियर हुआ? Q मतलब Q is equal to zero. हाँ वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब आई होप कि ऐसा क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, हो सकता है इस साल आएगा। फॉर a diabetic process which of the following relation is correct? For a diabetic process which of the following relation is correct? अभी मैंने इस चीज को बताया, du is equal to dq plus minus w और pdv, w is pdv, isn't it? हाँ देखो, a diabetic process के लिए आपका dq is equal to zero, therefore du is equal to w। तो आपको पता होगा डी यू या डी ई एक ही बात है, चाहे हम ई से लिखेंगे या यू से लिखेंगे, इट्स इंटरनल एनर्जी, इट्स इक्वल टू वर्क डन। तो क्यू कहाँ पे है हमारा? क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर ए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्यू इज इक्वल टू जीरो। एट डायबिटिक प्रोसेस के लिए क्यू इज इक्वल टू जीरो। मैंने सोचा ये वाली इक्वेशन बता आंसर में, क्यू इज इक्वल टू जीरो। हाँ इजी है, क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको पूछेगा डी इज इक्वल टू इट्स इक्वल टू वर्क डन। यहाँ पे अगर d इज इक्वल टू वर्क डन है, दैट्स आल्सो करेक्ट, बट वी नो दैट q इज इक्वल टू c। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? इनमें से बताना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है। व्हिच इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? मास, एंथैल्पी, एनर्जी। तो कल हमने देखा था मास इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी इज आल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। Therefore, all of these. All of these. Very good. So the correct answer is all of these. Identify intensive quantities from the following. इनमें से intensive quantity कौन सी? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता। इनमें से intensive quantity कौन सी है? Intensive. तो enthalpy यहाँ पे आपका extensive है, मतलब enthalpy और temperature ये गलत है। Volume भी extensive है, isn't it? Enthalpy and volume ये भी extensive है. So correct option is option number 4. Temperature and refractive index. This is again very very important. Option number 4 is correct answer. That is temperature and refractive index. A well-stopped thermos flask contains some ice cubes. This is an example of. ये मेरे पास कोई थर्मोस फ्लास्क है
और इसमें हमारे पास आइस क्यूब्स है. दीज आर द आइस क्यूब्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस थर्मोस फ्लास्क, isn't it? But it is well stopped. So it's an example of it's an example of isolated system. Very nice. It's an example of isolated system. Very good. It's an example of isolated system. Because यहाँ से इस सिस्टम में it's ice cube, यहाँ से आपकी हीट एक्सचेंज नहीं होगी बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. बिकॉज यहाँ पे थर्मोस फ्लास्क है, तो जो आपका यहाँ पे वॉल होगा दैट इज थर्मली इंसुलेटेड. हाँ, वेरी नाइस. Thermodynamics is concerned with total energy of a system, energy changes in a system, rate of chemical change, mass changes in nuclear reaction. हाँ, वेरी नाइस. तो कल ही मैंने लिखाया था इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, दैट्स एनर्जी चेंजेस इन अ सिस्टम. एनर्जी चेंजेस इन अ सिस्टम, एनर्जी चेंजेस इन अ सिस्टम. तो कल ये बात हुई थी. अब वर्क पे कुछ क्वेश्चन देखो. नाउ सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्क. तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हमने रहने दिया बिकॉज यू आर नॉट फैमिलियर विद दिस इक्वेशन. तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन 10 लीटर कंटेनर. तो मेरे पास कोई कंटेनर है, इट्स ए 10 लीटर कंटेनर. इसकी कैपेसिटी जो है दैट्स 10 लीटर्स. उसमें 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है, 1 मोल इज अलाउड टू एंटर इनटू द वैक्यूम. मतलब यहाँ से ये फट जाता है, ये वैक्यूम में चला जाता है. इज अलाउड टू एंटर इनटू द वैक्यूम. बल्ब ऑफ कैपेसिटी 100 लीटर, ये वैक्यूम में जाता है, एक बल्ब में जाता है, इसकी कैपेसिटी 100 ml है. द वर्क डन इज, इसमें बताना है आपको वर्क डन. वर्क डन, जब भी कोई चीज एक्सपैंड होती है इन वैक्यूम, एक्सपेंशन इन वैक्यूम. तो मुझे बता व्हाट इज पी एक्सटर्नल इन दैट केस. पी एक्सटर्नल किसके बराबर होगा? अगर कोई चीज वैक्यूम में जाती है, व्हाट इज पी एक्सटर्नल इक्वल टू, हाँ वेरी गुड, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0. इसी को कहते हैं फ्री एक्सपेंशन. दिस इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन. एक्सपेंशन इन वैक्यूम इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन. तो देखो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी. व्हाट इज पी एक्सटर्नल इक्वल टू 0 इंटू डेल वी, that's equal to 0. So work done in vacuum or free expansion, it's always equal to 0. Clear? तो लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट आंसर इज 0. लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट द आंसर इज 0. इट सीम्स टू बी अ वेरी बिग क्वेश्चन, बट आंसर क्या है? 0. तो वैक्यूम कहीं पे भी आएगा, वर्क डन विल ऑलवेज बी 0. उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है. जो क्वेश्चन है दैट इज दिस. पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, तो बाद में आपको दिखाऊंगा लास्ट क्वेश्चन आज. हो गया? आर यू डन? दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. हाँ, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद पीडीएफ भी सेंड कर. तो ये क्वेश्चन देखो आप. कहाँ गया तू? वन मोर क्वेश्चन कहीं पे. हाँ, a 5 liter cylinder contains 10 moles of oxygen gas. कोई सिलेंडर है, so it has a capacity of 5 liter. It contains 10 moles of oxygen gas. तो इसमें ऑक्सीजन गैस है. So this is basically N, isn't it? At 27 degree centigrade. So temperature is equal to 27 degree centigrade. So add करो 273, it will be 300 Kelvin. So temperature is 300 Kelvin. Due to sudden leakage, all the gas escapes into the atmosphere. तो यहाँ पे कोई लीकेज होती है और जो गैस है that escapes into the atmosphere. If the atmospheric pressure is 1 atm, जो atmospheric pressure है it's equal to 1 atm. जो यहाँ पे atmospheric pressure है that's equal to 1 atm. If the atmospheric pressure is 1 atm, atmospheric pressure is equal to 1 atm. Calculate the work done by the gas. Tell me the answer. तो देखो हमारे पास क्या गिवन है. हमारे पास क्या गिवन है? 5 liter सिलेंडर.
मतलब इसका जो कैपेसिटी है दैट्स 5 लीटर। नाउ व्हाट इज दिस 5 लीटर? इट इज V1, V1 इज इक्वल टू 5 लीटर। हमें प्रेशर भी दिया गया है, इट्स 1 atm। तो अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, इजंट इट? हमें V2 निकालना है। V2 कैसे निकालेंगे? बताओ मुझे, V2 कैसे निकालोगे? PV इज इक्वल टू nRT, बिकॉज n इज गिवन, T इज गिवन। तो यहाँ से आप V2 निकाल सकते हो, इट्स इक्वल टू n दैट इज 10 इंटू R। R का वैल्यू आप यहाँ पे ले लो 0.083, 0.083 into T that is 300 divided by P. So what is P equal to? What is this 10? It's number of moles. ये जो हमारे पास 10 है। What is this P equal to? P is 1 atmosphere. So यहाँ पे हमारा 1 है। Isn't it? क्लियर यहाँ तक? तो इसको सॉल्व करो। इफ यू सॉल्व दिस, यहाँ से आपके 0 0 0 0 खत्म हो जाएंगे। तो इट विल कम आउट टू बी, तो अगर आप सॉल्व करोगे 8 3s are 24, 3 8s are 24, 3 3s are 9। अरे यार, इसको सॉल्व करो, इट विल कम आउट टू बी 3 3s are 9, 3 8s are 24, 249। सो V2 कम्स आउट टू बी 249। बस अब हम वर्क निकालेंगे। वर्क इज इक्वल टू माइनस पी। क्या ये एक्सपेंशन है? यस इट्स एक्सपेंशन, दैट्स व्हाई हमने माइनस यहाँ पे लिखा। माइनस पी इंटू V2, V2 इज 249 एंड V1 इज योर 5, V2 माइनस V1। सो माइनस पी हमारे पास 1 है, माइनस 1 इंटू 249 माइनस 5 दैट इज 244। द आंसर कम्स आउट टू बी माइनस 244। बताओ मुझे यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट होगा एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम का यूनिट होगा लीटर, दैट्स लीटर एटीएम। So this is the correct answer। कहाँ पे है? This is the correct answer। क्लियर? क्लियर हुआ? अगर आपके पास V2 कभी ना होगा तो कैसे निकालोगे? बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर आपके पास V2 ना होगा तो आप कैसे आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके निकालोगे। हाँ, तो दिस वाज आवर लेक्चर टुडे। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली आपको आ सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पहले V2 निकालना है या आपको पहले कुछ और निकालना होगा, उसके बाद ही आप वर्क डन